हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं इकाई नंबर 1। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी विषय का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 10 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट लगभग हमारी ख़त्म होने वाली है। तो पहले यूनिट ये मैंने करवा दी है। जो भी कैंडिडेट ये यूनिट नंबर 1 पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के नाम से। तो वहाँ से आप ये सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। पर डे जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ तो टेलीग्राम चैनल पर भी उसे मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, बीच में ये जो वाक्य वगैरह, क्रिया, ये सारी वीडियोस, ये सारे टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैम इन्हें भी पूरा करवाइए तो मैं ये भी पूरा करवा दूंगी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। जैसा कि लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं और उसका मानकीकरण किस प्रकार से किया गया। तो मानक हिंदी भी कहते हैं, तो उनका मानकीकरण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों से गुजरा और इसकी विशेषताएं क्या हैं। वैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखे हैं दोनों, लेकिन और हिंदी की संवैधानिक स्थिति ये टॉपिक भी मैंने पहले से पढ़ा रखा है। लेकिन कोई स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता वो किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो टेलीग्राम चैनल पर उसने ये 2 लाइनें मेरे पास शेयर की थी, ये दोनों। तो ये दोनों टॉपिक, दोनों लाइनों में जितने भी टॉपिक हैं ये हम पढ़ेंगे अब। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज पढ़ रहे हैं हम देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि के बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे। सिलेबस में कहाँ से पढ़ रहे हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस प्रकार से पढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, ये किसी कोई नॉर्मल परीक्षा नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें सब कुछ बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपना पेन कॉपी लीजिए और बिल्कुल निःशुल्क अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। जैसे कि 1 जून को स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो उसी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट नंबर 5 और 6 हम अपने चैनल पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। देवनागरी लिपि, अब एक शब्द आपके सामने आ रहा है, लिपि। और लिपि क्या होता है? जो लिखने का ढंग है उसे लिपि कहते हैं, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। पहला प्रश्न यहीं पर बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। जैसे ये क वर्ण जो है इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये ही लिपि कहलाती है। कि ख इस प्रकार से लिख रहा, ख जैसे मैं बोल रही हूँ मन से, तो ख ये एक ध्वनि है और इसको लिखकर बताया कि ख इस प्रकार से लिखा जाता है, तो भाषा के लिखित जो रूप है ये लिपि कहलाता है। ठीक है। तो लिपि का सर्वप्रथम, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट, या जिनका समय था 7वीं से 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हुआ। आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना है, गुजरात के एक राजा थे जिसका नाम जय भट्ट था, और वो गुजरात के थे। और उनके शिलालेख यानी कि शिलाओं पर लिखे हुए चीज़ें पहले मिलती थी। पेन कॉपी पहले नहीं था, कोई पत्रों पर लिखता था, कोई शिलाओं पर लिखता था। तो एक शिलालेख मिला और जिस पे हमें पता चला कि वो शिलालेख किस में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में अनेक मत है। अब प्रश्न ये उठता है कि देवनागरी लिपि का नामकरण, यानी कि देवनागरी लिपि ही देवनागरी नाम क्यों दिया। इसको थोड़ा सा आप तोड़ेंगे, जैसे देव और नागरी, तो ये शब्द कहाँ से किसके दिमाग में आया कि हिंदी की जो लिपि है उसे हम देवनागरी नाम दें। देव किस आधार पर कहा, नागरी किस आधार पर कहा, ये सारा भी हम इसे पढ़ते हैं। तो ललित विस्तार नामक एक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित नाग लिपि का आधार पर नागरी नाम पड़ा। देखो, एक बौद्ध ग्रंथ है,
बौद्ध और जैन साहित्य आपने पढ़े होंगे हिंदी में। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, तीनों मैंने पढ़ाए थे। तो बौद्धों के जो ग्रंथ थे उसका नाम था एक ग्रंथ का ललित विस्तार। तो इस ग्रंथ में एक नागलिपि, उल्लेखित नागलिपि का आधार, यानी कि नागलिपि नाम का जो अक्षर है आपको देखने को मिलता है, यानी कि ललित विस्तार नामक जो बौद्ध ग्रंथ है ना, उसमें नागलिपि नाम उल्लेखित है, उल्लेख किया गया नागलिपि का। तो उसी नागलिपि के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ा, नागरी नाम पड़ा। तो ये प्रश्न दोस्तों पूछ सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नागलिपि के आधार पर। तो नागलिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है, ललित विस्तार नाम का एक ग्रंथ है जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसी में नागलिपि नाम के एक शब्द का उल्लेख मिलता है और उसी के नाम पर अधिकतर विद्वान कहते हैं कि देवनागरी लिपि का नाम नागरी पड़ा। ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त को देव तथा उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था, इसी से देवनागरी नाम अस्तित्व में आया। अब कुछ एक विद्वान है जो ये भी कहते हैं, मतलब कुछ एक साधारण मान्यताएं हैं जिनके आधार पर यह माना जाता है कि जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त हुए हैं उनको देव कहा जाता था, और चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी उसका नाम पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था, नागर कहा जाता था। इसी से इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी नाम अस्तित्व में आया। तो इस पॉइंट को करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पॉइंट से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी नागरी के नामकरण को जोड़कर देखते हैं। अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे जिनके नाम पर नागरी लिपि नाम पड़ा। दूसरा जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्य युग की स्थापत्य शैली नागर के नाम पर नागरी नाम पड़ा। स्थापत्य मतलब स्थापना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम था उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि मध्य युग की जो स्थापत्य शैली थी ना, उसके नागर नाम था, नागर के नाम पर ही हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या पड़ा, नागरी नाम पड़ा। तो धीरेन्द्र वर्मा का मत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे भी आप ध्यान रखें। रुद्रपट्टन राम श्यामा शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने से पूर्व, प्रतिमाओं का मतलब मूर्ति, देवताओं की जो मूर्तियां बनती थी उनसे पहले उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में, त्रिकोणादि इस तरीके के कोई यंत्र होते थे, यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। यहाँ पर वे यंत्र देवनागर कहलाते थे। ठीक है। और उनके मध्य लिए जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, इसी के से इनका नाम, इसका उनका नाम देवनागरी लिखा हुआ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ये कहते हैं कि देवताओं की प्रतिमाएं बनने से पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों से होती थी। मतलब जो मूर्तियां बनाई जाती थी कि अब मैं शिव भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ या किसी और चीज़ की मूर्ति बना रहा हूँ, तो बनाने से पहले उनकी उपासना कुछ सांकेतिक, सांकेतिक मतलब संकेत, संकेत चिन्हों में उनकी उपासना मतलब पूजा की जाती थी, और जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ऐसे त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे, ये यंत्र देवनागर कहलाते थे, और इनके मध्य लिखे जाने वाले जो सांकेतिक चिन्ह या वर्ण थे यहाँ पर जो लिखे जाते थे उनका नाम देवनागरी हुआ। तो इसी से लिपि का नाम क्या हुआ, इन वर्णों के आधार पर ही क्या कहा जाता है कि लिपि का नाम, हिंदी लिपि का नाम देवनागरी हुआ। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने, तो ये भी पूछा जा सकता है। मुद्रण के लिए मुद्रित क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी पुस्तक में मुद्रित है। जैसे अखबार है, अखबार में भी इसी तरीके की टाइपिंग होती है, मैगजीन है, पत्र पत्रिकाएं हैं आपकी, उनमें क्या होता है, ये सारी मुद्रण है, मुद्रित चीज़ें हैं ये। तो मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले कहाँ पर हुआ, यूरोप में बने। चाइना इलस्ट्रेटा 1667 ईस्वी देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि चाइना देवनागरी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक का नाम बताइए। तो उस पुस्तक का नाम है चाइना इलस्ट्रेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के दृष्टिकोण से। और कब हुआ इसका प्रकाशन? 1667 ईस्वी में हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दो व्यक्ति हैं, चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। अब आता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। अब इसे मैं एक दूसरी उसमें वीडियो में इसे डाल देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी लंबी बन जाती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें दोस्तों। अगली वीडियो में हम डालेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं, जो कि सीधे तौर पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।